नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है बेबी की। बेबी जो कि एक बहुत ही प्यारी, समझदार, सुलझी हुई लड़की थी। बेबी अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करती थी। उसकी ज़िंदगी में, उसके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। उसे उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही जगह थी, तब तक जब तक कि उसकी ज़िंदगी में कोई अजनबी अचानक से आ नहीं गया था। बेबी के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही थीं। भाई के साथ प्यार भरा रिश्ता, प्यार वाली टकरार, नोक झोंक, सब कुछ काफ़ी सामान्य और अच्छा था। वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर घर से बिलोंग नहीं करती थी। एक सामान्य घर की लड़की जिसके बहुत बड़े बड़े सपने थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करके अपने माता पिता को वो सारी खुशियाँ देगी जो कि उसके माता पिता आज तक सोचते रहे, जिन खुशियों का कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगी में कभी किसी परेशानी को आने नहीं दिया। बेबी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। अब वक्त था उसके ग्रेजुएशन में जाने का। उसके लिए भी माता पिता ने अपने हिसाब से एक अच्छा कॉलेज घर से थोड़ी ही दूरी पर ढूंढ लिया था। बेबी को भी उस कॉलेज में जाने से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि उसकी बहुत सारी सहेलियां उसी कॉलेज में एडमिशन करवाने वाली थी। बेबी के नंबर भी काफ़ी अच्छे आने की वजह से उस कॉलेज में एडमिशन होने में उसे कुछ खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। एडमिशन होने के बाद बेबी अपने कॉलेज जाने लगी और मुश्किल से 2 दिन ही वो कॉलेज गई होगी कि अचानक उसकी दोस्ती उस कॉलेज में एक लड़के से हुई, जो लड़का देखने में तो काफ़ी सामान्य था और उसकी बातें भी काफ़ी अच्छी थीं। वो देखने से, बात करने से काफ़ी सुलझा हुआ और समझदार लड़का दिखाई देता था, और तो और पढ़ाई में भी वो काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे बेबी उससे अच्छी बातचीत करने लगी, क्योंकि बेबी को ऐसा लगता था कि पढ़ाई में वो उसकी और मदद कर सकता है। उस लड़के के पहले से बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे, जिसके वजह से उसको ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि बेबी जैसी लड़की उससे बातचीत कर रही है, उसकी अच्छी दोस्त बन रही है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना काफ़ी पसंद करते थे और दोनों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाया करती थी। लगभग कॉलेज का 15 दिन निकलते निकलते अब ये हालत हो चुकी थी कि बेबी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्लास में भी, क्लास के बाहर भी उसी लड़के के साथ बिताया करती थी। उस लड़के का नाम था सुनील, और अब धीरे धीरे बेबी की सारी सहेलियां उससे इस बात को लेकर कंप्लेन करने लगी। अरे यार बेबी, तू तो इस कॉलेज में आने के बाद बिल्कुल बदल ही गई है। एक नया दोस्त क्या बना लिया खुद की तरह पढ़ाकू, कि हम सबको बिल्कुल भूल गई है। जब देखो तब उसी के साथ बैठकर किताबों में घुसी रहती है। ये अच्छी बात नहीं है यार। वैसे भी अब कॉलेज के 3 ये आखिरी साल ही होते हैं, उसके बाद तो पता नहीं तू कहाँ हम कहाँ, और तू हमें छोड़कर उसके साथ लगी पड़ी है। इस पर बेबी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो पढ़ने में मेरी थोड़ी मदद कर देता है और लड़का भी अच्छा है, उसके पास कोई दोस्त नहीं है और मुझे भी उसके साथ बैठकर पढ़ाई करना बहुत
अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों पढ़ाई की सारी चीज़ें उसके साथ बहुत आसान हो जाती हैं, इसलिए वक्त कैसे बीत जाता है उसके साथ मुझे पता ही नहीं चलता। इस पर बेबी की सारी सहेलियों ने कहा, देख अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुझे पढ़ाई करनी है तू कर, लेकिन हमारा वक्त हमें दिया कर, वरना फिर अच्छा नहीं होगा, हम सब तुझसे बात करना बंद कर देंगे। इस पर बेबी ने कहा, हाँ बाबा हाँ, अब मैं कल से उसको बोल दूंगी कि हम जो भी कॉलेज के बाद पढ़ाई करते हैं वो हम देखेंगे किस टाइम पे करना है, या फिर वीकेंड पे कोई दिन चुन लेंगे, लेकिन अब मैं कॉलेज के बाद का समय, कॉलेज के साथ का समय तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगी। और इतना कहकर सारी सहेलियां हंसती मुस्कुराती घर के लिए एक साथ वापस निकल चली। रास्ते भर सबके बीच में हंसी ठहाके होते रहे। वो सब इतनी अच्छी बचपन की दोस्त थी कि वो सहेलियां कम और बहनें ज़्यादा थीं। ये जो सहेलियां थीं, ये 4 सहेलियां थीं। बेबी को मिलाकर चारों एक दूसरे के घर के आसपास ही रहा करती थीं, इसलिए कॉलेज आना जाना भी इनका साथ में ही हुआ करता था। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही सुनील सामने खड़ा था और वो बेबी का ही इंतज़ार कर रहा था। इस पर बेबी ने उसे देखते ही कहा, अच्छा सुनील, अब हम लोग कॉलेज के बाद जो पढ़ाई करते हैं ना, वो हम देखेंगे, वीकेंड में किसी 1 या 2 दिन बैठकर पढ़ लिया करेंगे, लेकिन अब मैं कॉलेज के बाद तुम्हारे साथ बैठकर नहीं पढ़ने वाली हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ भी टाइम बिताना है। ये सुनकर लगा जैसे सुनील का दिल ही टूट गया। उसके पास तो बेबी के अलावा इस पूरे कॉलेज में कोई दोस्त ही नहीं था जिसके साथ वो बैठे, पढ़े या फिर थोड़ी बहुत बातें भी करे। सुनील ये बात सुनकर एक बुत बनकर वहीं खड़ा बेबी को वहां से जाता हुआ देखता रहा, और सुनील के अंदर अजीब अजीब से भाव आने लगे। सुनील इस तरह से खुद में परेशान, बेचैन होने लगा कि उसके दिमाग में ना जाने थोड़ी ही देर में क्या क्या बातें आ गई। बेबी इन सारी चीज़ों से पूरी तरह से बेखबर थी और बेबी ने वैसा ही किया जैसा कि उसने सुनील से कहा था। वो पूरा हफ्ता उसने सुनील से ज़्यादा कुछ बात ही नहीं की। वो बार बार सुनील को कोई ना कोई बहाने देकर उसके पास से अपने दोस्तों के पास चली जाती, और अब धीरे धीरे सुनील इन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा होने लगा कि उसने कॉलेज आना ही बंद कर दिया। 1 हफ्ते तक सुनील कॉलेज में दिखाई ही नहीं दिया। बेबी ने भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग जब 1 महीना बीतने वाला था, सुनील के कॉलेज से गायब हुए, तब जाकर बेबी के दिमाग में ये बात आई कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे कि सुनील कॉलेज में आना ही बंद कर चुका है। बेबी ने इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की और उसने एक टीचर से इस बारे में पता करने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि सुनील किसी वजह से हॉस्पिटल में है। ये बात सुनते ही बेबी को काफ़ी अजीब लगा और उसे पता नहीं क्यों ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिरकार सुनील के साथ हुआ क्या है जिसकी वजह से वो अचानक हॉस्पिटलाइज हो गया। उसने हॉस्पिटल के बारे में पता किया, अपनी एक सहेली को लिया और सुनील से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चली गई। उसकी सहेलियां उसे मना कर रही थीं, लेकिन फिर भी बेबी ने यही कहा, अरे ठीक है यार, मैं तो वैसे भी तुम लोग के बोलने की वजह से उससे अब बात ही नहीं करती, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज का लड़का है, मैं बात करती थी, मैं उसके साथ पढ़ती थी, वो ऐसे अचानक हॉस्पिटलाइज हो गया है, 1 महीने से कॉलेज नहीं आया है, पता करना तो बनता है ना कि क्या हुआ है उसे। दोस्तों के काफ़ी समझाने और मना करने के बाद भी बेबी अपनी एक सहेली को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसने देखा एक कमरे के बाहर एक
औरत और एक आदमी बैठे हुए थे, जो दोनों बैठकर अजीब तरीके से लग रहा था जैसे कुछ बुदबुदा रहे हैं। और उसने उनके नज़दीक जाकर पूछा, अंकल, आंटी, यहाँ पे सुनील नाम का लड़का एडमिट है, आप जानते हैं क्या? लगा जैसे बेबी के इतना कहने की ही देरी थी, या शायद वो बेबी का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत सर उठाकर उससे पूछा, तुम बेबी हो ना? बेबी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ बेबी। मैं सुनील की दोस्त हूँ, मैं उसके साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ। मुझे पता चला कि उसको कुछ हो गया है तो मैं उससे मिलने आई। इस पर एक तीखी सी मुस्कान उस औरत के चेहरे पर आई और उसने बेबी से ये कहा, हाँ, वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है। इस बात पर बेबी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी सहेली का ध्यान इस बात पर अटक सा गया और उसके मन में ये बात चलने लगी कि तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा है का क्या मतलब उसे पता था कि तुम यहाँ आओगी? अगर पता था तो कैसे? और इतना कहकर वो औरत उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बेबी को हाथों का इशारा करते हुए अंदर जाने के लिए कहने लगी। बेबी ने किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए अंदर अपने सहेली के हाथ से उसे खींचते हुए लेकर चली गई। जब वो दोनों कमरे के अंदर दाखिल हुए, तब सुनील उस तरफ करवट करके लेटा हुआ था और बेबी धीरे धीरे दबे कदमों से उस तरफ जाकर ये देखने की कोशिश करने लगी कि वो जगह है या सो रहा है। तभी अचानक सुनील ने अपनी आंखें खोली और इस तरफ करवट करके बोला, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। और इतना कहकर वो भी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बेबी को देखने लगा। ये सारी बातें बेबी के सहेली को काफ़ी अजीब लग रही थी और उसने बेबी का हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू किया और धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेबी चल यहाँ से, बेबी मुझे ठीक नहीं लग रहा, चल यहाँ से। बेबी ने इन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए अपनी सहेली का हाथ खुद के हाथों से छुड़ा दिया और कहा, सुनील, तुम कैसे हो? क्या हुआ है तुम्हें? और तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आए? इस पर सुनील ने कहा, कुछ नहीं, बस करना कुछ चाह रहा था, थोड़ा गलत हो गया जिसके वजह से मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो यहाँ पर। और उसने बेबी को इशारे से वहाँ अपने बगल वाली टेबल पर बैठने को कहा। बेबी भी लग रहा था जैसे उसकी बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी। वो आकर वहाँ टेबल पर बैठ गई और उसने वहीं बगल में रखे हुए फल काट कर खिलाना सुनील को शुरू किया। लेकिन सुनील ने वो फल नहीं खाए और उसने अपने तकिए के नीचे से एक टिफ़िन का डब्बा निकाला, जिसमें एक अजीब सी मिठाई रखी हुई थी और उस मिठाई पर कुछ लग रहा था जैसे लगा हुआ है। उसने हाथ से उसको साफ किया और बेबी को खाने के लिए दिया। ये देखकर उसकी सहेली पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने मना भी किया कि तू इसे मत खा, लेकिन बेबी कोई भी बात सुनने और समझने को उस वक्त तैयार ही नहीं थी, जैसे वो पूरी तरह से किसी के वश में थी। उसने अपनी सहेली की तरफ एक बार देखा भी नहीं, वो सुनील की तरफ ही लगातार देखती जा रही थी और उसने वो मिठाई लेकर खा ली। वो मिठाई खाते ही बेबी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका सर भारी हो रहा है, उसे चक्कर से आ रहे हैं। इस पर सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा काम हो गया है, तुम घर जा सकती हो। और बेबी को तुरंत
उसकी दोस्त हाथों से पकड़कर सहारा देते हुए हॉस्पिटल के नीचे तक लेकर चली आई। और जब वो हॉस्पिटल से नीचे आ रहे थे तब बेबी की सहेली ने देखा वो जो माता पिता या औरत आदमी उस कमरे के बाहर बैठे हुए थे वो हॉस्पिटल की खिड़की से लगातार कुछ बड़बड़ाते हुए उन दोनों को ही देखे जा रहे थे और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट देखकर ही बेबी की सहेली पूरी तरह से डर चुकी थी। वो खुद भी डर से कांप रही थी, लेकिन बेबी की वैसी हालत देखकर उसने खुद को भी संभाला और बेबी को भी। जैसे तैसे संभाल कर वो बेबी को उसके घर लेकर आ गई। बेबी की वैसी हालत देखकर उसके घर वाले डर चुके थे, लेकिन बेबी की सहेली ने सारी बातें घर वालों को बता दी। घर वालों को ये समझने में देर नहीं लगी कि बेबी के साथ शायद कुछ करने की कोशिश की गई है और बेबी को ले जाकर अंदर कमरे में लिटा दिया। माँ, जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत सुन चुकी थी और जानती थी, उन्हें ये भी पता था कि अगर ऐसा कुछ है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो तो फिर शायद राहत हो जाती है। बेबी की सहेली उसे छोड़कर वहां से जा चुकी थी और उसके जाते ही बेबी की माँ ने उसके पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें अचानक से अपने बेटे की चीखने की आवाज़ आई। वो भागकर उस पाठ को बीच में ही रोककर छोड़कर वहाँ से अपने बेटे के पास चली गईं। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि अचानक से पता नहीं कैसे उनके बेटे के हाथ में काफ़ी गहरी चोट लग चुकी है। उसके हाथों से काफ़ी खून निकल रहा था। ये देखते ही माँ काफ़ी घबरा गई। उन्होंने अपने हिसाब से उसके हाथों पे मलहम पट्टी करके उस खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चाह कर भी उस चीज़ को रोक नहीं पा रही थी। इस वजह से वो तुरंत अपने बेटे को लेकर बगल के छोटे से क्लिनिक में पहुंच गईं। वहां पहुंच के डॉक्टर ने मलहम पट्टी कर दी। इसी चक्कर में माँ के दिमाग से ये बात तो पूरी तरह से निकल ही गई कि वहाँ घर पर उसकी बेटी की हालत कैसी होगी। वो उसके लिए किए जाने वाले हनुमान चालीसा के पाठ को बीच में छोड़कर रोक कर यहाँ पर आ गई हैं। अब उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही थी। वो अपने बेटे को लेकर जब घर पर पहुंची तो उन्होंने देखा बेबी उठ चुकी थी। बेबी उठकर वहाँ हॉल में ही बैठी हुई थी। वो चुपचाप नीचे सर झुकाए टेबल पर बैठकर अजीब तरीके से बाल बिखेर कर अजीब सी गुर्राने जैसी आवाज़ें निकाल रही थी। लगातार उसके मुंह से आवाज़ें आ रही थी और तो और वो अपने नाखून से टेबल को लगातार खरोंच रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर माँ तुरंत दौड़कर अपनी बेटी के पास आई और उसने अपनी बेटी के हाथ को पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन बेबी ने अपने माँ के हाथ को इतनी जोर से झटका दिया कि उसकी माँ ही वहाँ से दूर जाकर ज़मीन पर गिर गई। बेबी लगातार ये हरकतें कर रही थी और तो और रह रह कर बीच में ऐसी भयानक हंसी हंस रही थी जिसके वजह से पूरा घर गूंज रहा था। पूरे घर में डर का, दहशत का एक ऐसा माहौल फैल चुका था कि अब बेबी की माँ अपने बेटे को लेकर उस घर में रुकने में भी सक्षम नहीं थी। वो वहाँ से तुरंत अपने बेटे को लेकर घर के बाहर निकल गईं और बाहर से उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया। दरवाज़ा लगाकर
वो भागकर पड़ोसी के घर में पहुंच गईं। पड़ोसी के घर में पहुंचते ही उन्होंने तुरंत अपने पति तक खबर भिजवाई कि बेटी की ऐसी हालत हो गई है, तो आप जितनी जल्दी हो सकते हैं घर पर आ जाइए, क्योंकि मुझसे अकेले ये चीज़ें संभल नहीं रही हैं। पति भी थोड़ी देर में घर पर आ चुके थे। उन्होंने देखा घर के दरवाजे के बाहर उनकी पत्नी और बेटा दोनों बैठे हुए हैं। सूरज ढल चुका था, लगभग शाम हो चुकी थी। घर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रह रहकर बीच में घर में लगता था जैसे कोई जुगनू थोड़ी ज़्यादा देर के लिए जगमगा रहा है। जिस जुगनू के जगमगाहट के साथ ही बेबी के बार बार चीखने, चिल्लाने की, गुर्राने की, सामान को इधर से उधर उठाकर फेंकने की अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। पिता के वहां पहुंचते ही उन्होंने तुरंत पूछा, ये सब क्या हो रहा है और तुम ऐसे दरवाज़ा बंद करके बाहर क्यों बैठी हो? घर के अंदर इतना अंधेरा क्यों है? ये क्या आवाज़ें आ रही हैं? पत्नी ने तुरंत रोते रोते अपने पति से सारी बातें कह सुनाई, वो सारी बातें भी जो कि बेबी की दोस्त ने उसकी माँ को बताई थी। अब पति को भी चिंता होने लगी। उन्होंने कहा, अरे यार, अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। इस पर पत्नी ने कहा, अरे ऐसे ऐसे इसको भी चोट लग गई, फिर मैं इसको यहीं बगल के क्लिनिक में लेकर गई, वहाँ से आने को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे होंगे, और उसी 15 मिनट में मैंने आकर देखा तो बेबी की ऐसी हालत हो चुकी थी। फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने दरवाज़ा बाहर से लगा दिया। वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, उसने मुझे भी धक्का दिया, वो कोई भी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। इस पर अब चाहे जो भी हो, वो पिता थे। उन्होंने एक बार खुद से अंदर जाकर बेबी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते वक्त बार बार उनकी पत्नी उन्हें मना कर रही थी कि आप घर के अंदर बिल्कुल मत जाइए, बेबी बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है, वो हम सबको नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन पिता ने हाथ के इशारे से अपनी पत्नी को चुप रहने को कहा। वो बहुत धीरे से बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगे। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आवाज़ नहीं करेंगे तो ऐसी शक्तियों को आपके बारे में पता नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यही होने वाला था बेबी के पिता के साथ। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि बेबी कहाँ पर है। लगा जैसे बेबी वहीं दरवाजे के पीछे छुपकर उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। उनके घर के अंदर दाखिल होते ही वो झपट गई अपने पिता के ऊपर और झपट्टा मारकर वो अपने पिता के कमर और कंधे पर सवार हो चुकी थी। उसने पूरी तरह से अपने पिता के चेहरे को दोनों हाथों से नोचना और खरोंचना शुरू कर दिया, और थोड़ी ही देर में उसने लगा जैसे अपने पिता के चेहरे को पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया है। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को उसके पकड़ से छुड़ाने की, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी को चिल्लाकर आवाज़ दी। पत्नी भागी भागी अंदर आई। उसने जब ये नज़ारा देखा तो वो पूरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि उसकी बेटी बेबी अपने पिता के कंधे और कमर पर सवार थी, और तो और वो उसके चेहरे को नोच कर खरोच कर उसके चेहरे से जो भी छोटे बहुत मांस के टुकड़े, खून निकल रहा था, उसको लगातार जीभ लगा लगा कर चाट कर साफ कर रही थी। और वो लग रहा था जैसे उस खून और मांस के टुकड़े का
मज़ा ले रही हो। अभी जब बेबी ये चीज़ें कर रही थी तो उसकी जीभ सामान्य नहीं थी, वो सामान्य इंसान से 2 गुना 3 गुना लंबी दिखाई दे रही थी। ये नज़ारा देखकर अब उसकी माँ इतना घबरा चुकी थी कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ें और बढ़कर अपने पति को बचाने की कोशिश करें। लेकिन पति के बार बार दर्द में तड़पने और कराहने के वजह से वो हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे आगे बढ़ी और आगे बढ़कर पूरी ताकत से बेबी को उनसे अलग करने की कोशिश की और आखिरकार थोड़ी देर में वो कामयाब हो चुकी थी। उनके भी हाथ पर खरोंचें लग चुकी थीं, लेकिन उन्होंने उस चोट की परवाह बिल्कुल नहीं की और अपने पति को खींचकर घसीटकर उस घर से बाहर लेकर आ गईं और बाहर आते ही फिर से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। ये सारा तमाशा आस पड़ोस के लोग बाहर से खिड़की से झांक झांक कर देख रहे थे। लोगों के लिए तो ये मज़ा था, लेकिन उन सारे लोगों की भीड़ में उनका एक पड़ोसी ऐसा भी था जो कि उस परिवार का दोस्त भी था और जिसकी बेटी बेबी की दोस्त भी थी। उन्होंने ही इनकी मदद करने के लिए फ़ोन करके एक पंडित जी को वहाँ पर बुला लिया था। वो भी बेबी की ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे ये बातें लगभग बेबी के सारे दोस्तों तक फैल चुकी थी। वहाँ पर बेबी के सारे दोस्त और उसके माता पिता भी सब लोग इस परिवार की मदद करने के लिए आ चुके थे। बाकी भीड़ तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की इकट्ठा थी, लेकिन ये चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इन चीज़ों में पढ़कर आपकी मदद करने वाले लोग शायद ही कोई आपको मिलेंगे। ऐसा ही वहाँ पर भी था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सामने से मदद करने वाले वही 3 परिवार और 3 लड़कियाँ थीं जो कि बेबी की अच्छी दोस्त थीं। पंडित जी वहाँ पर सारी बातें जानकर ही पहुँचे थे, इसलिए वो पहले से ही पूरी तैयारी में आए थे। पंडित जी ने उन सबको घर के बाहर ही खड़ा रहने को कह दिया और वो घर के अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से लगा चुके थे। थोड़ी देर तक सबको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेबी के चीखने चिल्लाने और कभी-कभी रोने सिसकने और बहुत ही मासूमियत से आवाज़ में मदद मांगने की अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ये आवाज़ें लगातार 1 घंटे तक चलती रहीं और उस 1 घंटे के बाद पंडित जी वहाँ से बाहर निकले। अब वहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका था और पंडित जी ने बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने समय रहते हमें फ़ोन करके बुला लिया। अगर थोड़ी भी देर हो गई होती तो शायद आप अपनी बिटिया को खो देते, क्योंकि आपकी बेटी पर वशीकरण के लिए ऐसी चीज़ों को और इतनी ज़्यादा चीज़ों को छोड़ा गया था कि आपकी बेटी का शरीर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से इतनी जल्दी आप सबको इतनी भयंकर चीज़ें देखने को मिल गई और अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल फिर से आऊँगा। मैं आपके घर का भी बंधन कर दूँगा और मैं बिटिया के लिए एक तावीज़ लेकर आऊँगा जो मैं बिटिया को बांध दूँगा। उसके बाद अगर कभी कोई भी ऐसी कोई चीज़ें आपकी बेटी के ऊपर करने की कोशिश भी करेगा तो भी वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये चीज़ें सुनने के बाद अब सब लोगों ने वहाँ पर राहत की सांस ली और वहाँ सामने खड़े होकर बेबी एक सवालिया नज़रों से सबको देख रही थी।
और उसने कहा, अरे तुम लोग सब लोग इस टाइम मेरे घर पर। इस पर उसकी दोस्तों ने हंसते मुस्कुराते दौड़कर उसको गले से लगा लिया और कहा, अरे कुछ नहीं, तेरे मम्मी पापा ने हमें तुझे सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पर डिनर के लिए बुलाया था, इसीलिए हम लोग आए। हमें क्या पता था, तू तो सोई थी, हमें लगा तू सोई रहेगी और हम लोग तुझे उठाकर सरप्राइज़ देंगे, लेकिन तू तो पहले ही उठकर आ गई, तूने सबका सरप्राइज़ खराब कर दिया। और सारी सहेलियाँ वापस से हंसी ठिठोली करने लगीं। दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए कि किसी भी हालत में, अच्छे समय में तो साथ देने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, बुरे समय में सच में जो आपका साथ दे वो ही सच्चा दोस्त होता है। और इन चारों दोस्तों की दोस्ती आगे भी सालों तक ऐसी ही बनी रही। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि हमारी कुछ मदद हो सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सब के साथ बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और प्लीज़ आप सबका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो अपना अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। और आप सबके फीडबैक से मुझे हिम्मत मिलती है ऐसे ही आगे बढ़ने की, और ये पता चलता है कि आप सब भी मेरे साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं और मुझसे प्यार करते हैं जैसे कि मैं करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।